जय हिंद जय भारत। माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज 10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रमेय लेकर आया हूँ, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। यह थ्योरम अभी कुछ ही समय में आप लोगों को पूरी तरह से याद होने वाला है। यह प्रमेय आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसे थेल्स प्रमेय या बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यदि आप लोगों को लगे कि माताजी क्लास आपके लिए बेहतर है तो माताजी क्लास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटी पर क्लिक करना और शेयर करना। अब हम लोग चलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय पर। प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। किसी प्रमेय को समझने के लिए प्रमेय के कथन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्रमेय का कथन आपको समझ में आ जाए तो समझो आधा प्रमेय आपको समझ में आ गया। तो हम लोग सबसे पहले यह प्रमेय का कथन समझते हैं। तो इस प्रमेय के कथन में दिया हुआ है कि यह किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो यह हमारा यह त्रिभुज ABC हो गया। यह त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज की एक भुजा हम लोग यहाँ पे यह BC लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम त्रिभुज की एक भुजा BC लेके हल कर रहे हैं। यह BC के समांतर हम लोग यहाँ पे एक लाइन इसमें यह DE ले लेंगे। यह जो DE लाइन होगी यह BC को छोड़ के जो अन्य दो भुजाएं होगी AB और AC, इनको बिंदु D और E पर काटेगी और फिर इनका जो अनुपात होगा वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, अर्थात AD अपान में DB या AE अपान में EC प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो यह जो दिया है यह एक त्रिभुज ABC दिया है, क्योंकि हम लोगों को कथन में पहले बताया गया है कि किसी त्रिभुज, तो वह किसी त्रिभुज वह आपका त्रिभुज ABC हो गया। यह त्रिभुज आप ABC की जगह MNP या अन्य नाम भी दे सकते हो, जिसमें एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर तो हम लोग यहाँ पे यह BC के समांतर ले रहे हैं। हम चाहें तो यह AC के समांतर या AB के समांतर भी लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यह BC के समांतर लेकर के हल करेंगे। यह अन्य दो भुजाएं, यह BC के समांतर DE होगा और यह अन्य दो भुजाएं, एक तो यह AB हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा AC हो जाएगा। तो अन्य दो भुजाओं को यह बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो जैसे इसमें देखो यह भुजा BC, तो यह भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE, जो DE है यह समांतर हो गया और अन्य दो भुजाएं AB और AC को क्रमशः यह D और E पर काटती है और इस तरह से यह जो अन्य दो भुजाएं बनती हैं तो वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यह हमको सिद्ध करना है। तो एक ही अनुपात अर्थात यह AD अपान में DB और AE अपान में EC में विभाजित हो जाती है। यदि हम लोग यह BC के समांतर, जो यह एक भुजा है तो एक भुजा यह BC के समांतर जो DE लिए थे, लेकिन अगर हम लोग यह BC के समांतर न लेकर के AB के समांतर ले लें, जैसे अगर AB के समांतर अगर लिया जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट, क्योंकि यह जो AB के समांतर यह E, हम लोग इस पॉइंट का नाम मान लो यह P मान लेते हैं, तो यह P हो गया। तो अब यहाँ पर CE अपान में EA बराबर CP अपान में PB प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो यह जो CE अपान में EA,
बराबर सी पी अपान में पी बी प्राप्त होगा। जैसे जब हम लोग यह बी सी के समांतर डी ई लिए थे तब तो हम लोगों को यह प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर हम लोग ए बी के समांतर ई पी लेंगे तो उस स्थिति में सी ई अपान में ई ए बराबर सी पी अपान में पी बी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग जैसे ए सी के समांतर अगर यह कोई यहाँ पे जैसे ए सी के समांतर या कोई लाइन डी क्यू ले लें, यह लाइन डी क्यू ले लेते हैं, तो उस स्थिति में यदि यह ए सी के समांतर डी क्यू लाइन लेंगे तो उस स्थिति में यह बी डी अपान में डी ए बराबर बी क्यू अपान में क्यू सी प्राप्त हो जाएगा और हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे यह जो अपना प्रमेय है यह ए बी सी के रूप में हम लोग सिद्ध करेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी अलग से भी जैसे त्रिभुज ए बी सी की जगह एम एन पी या कुछ दिया रहता है कि त्रिभुज एम एन पी में सिद्ध करो। तो इसमें जैसे अगर यहाँ पे मान लो कि यह पहले एम यह त्रिभुज हो जाए और यह एन और यह पी, तो अगर ए बी सी की जगह एम एन पी हम लोग रखेंगे तो यह जो त्रिभुज होगा तो एम डी अपान में डी एन बराबर एम ई अपान में ई सी हो जाएगा। अर्थात यह जहाँ पे ए रहेगा ए की जगह एम लिखना होगा और बी की जगह एन लिखना होगा और सी की जगह पी लिखना होगा। इसी तरह से इस प्रमेय को हम लोग अलग अलग रूपों में भी हल कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसे अलग अलग जैसे ए बी सी की जगह एक बार एम एन पी या अलग अलग पॉइंट ले करके भी हल करके प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग प्रमेय को आगे हल करते हैं। तो इसमें बी ई तथा सी और डी को मिलाया, तो यहाँ पे जो बी है तो बी को हम लोग बी को ई से मिला देंगे और डी को उसके बाद डी को सी से मिला देंगे। तो और इसमें यह जो डी एम लाइन होगी, यह जो डी एम लाइन होगी यह पूरे ए सी पर लंबवत होगा। मतलब कि यह ए से सी पे लंबवत है, कहने का मतलब हुआ कि यह ए ई पर भी लंब है, ई सी पे लंब है, या ए सी मतलब पूरी लाइन पर यह लंब है, अर्थात यह 90 अंश का कोण बना रहा है। इसी तरह से जो ए बी है, ए बी पर हम लोग जो लंबवत लाइन या जो ई सी होगा तो ए बी पर यह ई एन लंबवत लाइन बना देंगे, तो यह एन 90 अंश का कोण होगा। तो यह यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का भी कार्य करेगा। अब इस त्रिभुज को हल करने के लिए हम लोग इस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग हो जाएगा अपना ए बी के साइड का और दूसरा भाग हो जाएगा ए सी के साइड का। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के साइड को हल करेंगे। तो ए बी के साइड में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला सबको मालूम है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें जो आधार है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई या जो त्रिभुज ए डी ई में जो आधार होगा वह ए डी हो जाएगा और जो ऊंचाई होगा वह यहाँ ई से एन तक की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, तो यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए डी इंटू ए ई एन, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग एरिया ए आर भी लिखते हैं। तो इस तरह से ए डी इंटू ई एन यह प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसमें जो दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरा त्रिभुज बी डी ई, जैसे यह बी डी ई, तो यह बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यह देखो, यह पहले बताया गया था कि जो ए बी पर ई एन लंब है, अर्थात यह त्रिभुज बी डी ई के लिए भी यह ई एन लंब होगा, ऊंचाई होगा। तो हम लोग फिर से यह 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार यह डी बी हो गया
आधार DB हो गया और ऊंचाई यह EN। ऐसा नहीं सोचना कि यह EN इस त्रिभुज के बाहर है तो इसमें ऊंचाई नहीं होगा, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे लेंगे क्योंकि यह पूरा AB पर 90 अंश का कोण बनाता है। EN हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो इसमें जो 1/2 1/2 यह कैंसिल हो जाएगा, EN और EN कैंसिल होगा। तो इस तरह से AD/DB हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यह AB के साइड के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अब हम लोग इसके बाद में AC का साइड, जो यह AC का साइड है, इस साइड के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अब इस साइड में भी देखो यहाँ पे यह ADE, जो ADE त्रिभुज बनेगा। तो लेकिन अब इस साइड में जो आधार AE होगा और जो उसकी ऊंचाई होगी वह DM हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 AE इंटू DM, फार्मूला यही रहेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का। तो यहाँ पे जो आधार है वह AE हो जाएगा और जो DM ऊंचाई जो होगी वह DM हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम लोग इसमें जैसे यह जो दूसरा त्रिभुज यह DCE लेंगे तो DCE में भी जो DM होगा, क्योंकि यह DM है तो यह DM DCE के लिए भी ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे भी DEC के लिए भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या EC इंटू DM लिख देंगे। फिर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यह दोनों AE इंटू DM यह वैल्यू रख देंगे। जैसे 1/2 यह कैंसिल हो जाएगा, यह DM और DM कट जाएगा। इस तरह से हम लोगों को AE/EC यह समीकरण 1, 2 और यह समीकरण इसके पहले यह 1 और 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हम लोग यह जो समीकरण 1 और 2 है तो उसकी सहायता से यह सिद्ध करेंगे कि दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यह जो त्रिभुज BDE है, यहाँ पे देखो यह जो त्रिभुज यह BDE, यह त्रिभुज BDE ले लिए। और इसके बाद त्रिभुज यह DE और यह C। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग यह देख रहे हैं कि दोनों का आधार सेम है। यह जो DBE है और यह DEC, दोनों का यह आधार जो DE है वह सेम है। और दोनों यह पहले से ही हमको बताया गया था कि यह BC और DE आपस में समांतर हैं। तो यह प्रमेय होता है कि जब किसी त्रिभुज के आधार समान हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल भी समान होते हैं। तो अतः यहाँ पे यह एक ही आधार DE और समांतर रेखा BC और DE के बीच बने यह दोनों त्रिभुज हैं, तो अतः इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह समीकरण 1, 2 और 3 को मिला करके हम बता सकते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC होगा। हमको इसमें देखो जैसे इसे हम लोग इधर से भी और डिटेल में समझ सकते हैं कि जैसे ADE और ADE तो दोनों सेम है और यह हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 में सिद्ध ही कर चुके कि यह दोनों के क्षेत्रफल समान होगी, अर्थात दोनों का जो आंकिक वैल्यू होगी यह सेम होगी। तो जब यह दोनों सेम है और इनकी भी वैल्यू सेम है तो हम लोग अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इनका जो मान प्राप्त होगा वह भी बराबर होगा। तो और यह जो वैल्यू है यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू को अगर हम लोग रखेंगे तो इस तरह से AD/DB बराबर AE/EC प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह अपना प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। इस प्रमेय में सिद्ध करने में मेन हम लोगों को जो पॉइंट ध्यान रखना पड़ा कि यह एक तो AB के साइड में जो दोनों त्रिभुज थे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लिया, तो यह AD/DB सिंपल सा एकदम। और इसके बाद फिर हम लोग यह AC के साइड में यह ऊपर वाला तो दोनों में कॉमन है ADE और यह DEC। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लिया। और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे मालूम है कि जब यह आधार दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है और दोनों समांतर हैं तो इसलिए इनके क्षेत्रफल भी
समान हो जाएंगे। तो जब क्षेत्रफल समान हो गए तो समीकरण 1 और 2 से अभी मैं समझाया आप लोगों को, तो इनके मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से यह प्रमेय अपना सिद्ध हो गया।